आज का हमारा टॉपिक है CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्मिनोलॉजी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे आसान है। क्रिस्टल किसके होते हैं? क्रिस्टल किसके होते हैं? जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं वो आयंस के होते हैं, आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल बनाने की टेंडेंसी जनरली आयंस की होती है। आयंस या आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, ये आयनिक नेचर पे डिपेंडेंट है। सही है। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो हम लोग अभी तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखते थे, इसमें लिगेंड और हमारा जो मेटल स्फीयर होता है, इनके बीच में एक किसकी हाइपोथेसिस होती है? एक आयनिक बॉन्ड की हाइपोथेसिस होती है। इसमें सारे लिगेंड को पॉइंट चार्जेस माना जाता है और अपनी मेटल को भी पॉइंट चार्जेस माना जाता है। और ये मानते हुए ये फील्ड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है डेवलप हुई। तो इस पूरी थ्योरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इसमें कुछ पॉइंट है, तो नोट कर लो तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो पहला है CFT considered bond between metal and ligand is purely ionic. CFT consider bond between metal and ligand is purely ionic. Purely ionic. That is electrostatic in nature. That is electrostatic in nature. Second point, CFT consider negative ligand as a point charge. CFT consider negative ligand as a point charge, while neutral ligand considered as a dipole. While neutral ligand as a dipole. Third point, in absence of any external field energy, of all d orbitals, in absence of any external field energy, all d orbitals are क्या लिखा हुआ? presence of any external field energy already in absence लिखा है, presence नहीं लिखा है। In absence of any external field, comma, energy of all d orbitals are same. Energy of all d orbitals are same. That is degenerate orbitals. और फिर इसमें नेक्स्ट आता है, इन प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, degeneracy of d orbitals is lost. Which is known as
which is known as splitting of the orbitals, which is known as splitting of the orbitals. ठीक है, and this splitting of the orbitals ये जो है ये कई चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो फील्ड पे डिपेंड करती है, जो लिगेंड प्रोड्यूस करते हैं, पॉइंट चार्ज मान के करते हैं, नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करती है। तो लिखा दिस स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन nature of ligand, nature of metal, nature of ligand, nature of metal, geometry and surrounding, geometry and surrounding. ठीक है, अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा कम करेगा? एसएफएल जो होगा वो मोर स्प्लिट करेगा, मोर स्प्लिटिंग, और जो वीक फील्ड लिगेंड होगा डब्ल्यूएफएल वो लेस स्प्लिटिंग करेगा। अब हम एक एक केस में जो है एक केस में यहाँ पर इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या कैसे डिसाइड किया? एसएफएल ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, कम करेगा। तुम्हारा दिमाग ही खराब रहता है हमेशा, पढ़ते लिखते हो नहीं, पता नहीं क्या हो। अभी क्या लिखा है? अभी पॉइंट लिखा है कि नेचर ऑफ लिगेंड और नेचर ऑफ मेटल। दिमाग खराब है तुम्हारा कि जब कोई बाहर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं होता है तो डीजेनरेसी रहती है। वीक फील्ड लिगेंड है, उसका फील्ड ही वीक है तो ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं करता। जिसका फील्ड हाई है तो वो हायर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करता है तो हाई स्प्लिटिंग कर देता है। तो अभी लिखते आ रहे हो, लिख रहे हो तो वो इधर घुमाना उधर घुमाना, समझ के तो लिख नहीं रहा हूं। क्या लिखा है? कहने का मतलब 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं डी के। 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल जो है, ये सारे के सारे जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है हमारे, है ना, ये नॉर्मल कंडीशन में डीजेनरेट रहते हैं, इनके आयरन एनर्जी लेवल जो है वो सेम रहते हैं। अब क्या होना है, जैसे हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, अब वो एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का भी हो सकता है, वीक फील्ड लिगेंड का भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे ये स्प्लिट हो जाता है। अब स्प्लिट होने में क्या होता है, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो लिगेंड अप्रोच करते हैं, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो वो एक्सियल पोजीशन से अप्रोच करते हैं। किससे अप्रोच करते हैं? एक्सियल पोजीशन से। भाई 6 एक्सेस होते हैं, 6 एक्सियल पोजीशन हो सकते हैं, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो इधर पीछे भी एक हो सकती है, इधर ऐसे भी हो सकती है, इधर पीछे से भी हो सकती है। माइनस वाई पोजीशन, माइनस जेड और माइनस एक्स, तो 6 पोजीशन से अप्रोच होता है, या हो सकता है लिगेंड का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो स्प्लिटिंग कैसे होगी? तो अब जो लिगेंड है वो 6 पोजीशन से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो जो एक्सियल वाले डी होते हैं, जो एक्सियल वाले डी होते हैं E2G, है ना, वो ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं, तो हायर एनर्जी को जाते हैं। और जो नॉन एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल होता है E2G, सॉरी E2G तो 2 ऊपर चले गए। अब जो नीचे 3 बचते हैं वो होते हैं T2G, वो लोअर एनर्जी लेवल पे हो जाते हैं।
और डीजनरेसी इस तरीके से होती है कि भाई इन सबका टोटल एनर्जी का सम जो होता है वो सेम होता है। मतलब अगर पहले आपने पांचों का एनर्जी लेवल 0 लिया था तो जितना वो ऊपर जाएगा एनर्जी में उतना ये नीचे आ जाएगा। मतलब दोनों की एनर्जी का अल्टीमेट सम जो है वो 0 होना चाहिए। समझ में? तो ये तो हो गई ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। अब आती है बात इसमें कि इलेक्ट्रॉन कैसे आता है। इलेक्ट्रॉन तो वीपीटी से ही आता है, सही है। इलेक्ट्रॉन इनमें वीपीटी से आता है। अगर पेयरिंग हो रही है तो फिर हम देखते हैं शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। Splitting of d orbitals in case of octahedral. Splitting of d orbitals in case of octahedral geometry. Coordination number 6. Coordination number 6. अब इसमें जो मैंने आपको बताया, मतलब एक एक करके देखेंगे सारी सीएफटी। तो ऑक्टाहेड्रल, जो भी हमारी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होती है ना, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो भी हमारी यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कितने लीजेंड आएंगे? 6। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये जो 6 लीजेंड है ये एक्सियल पोजीशन से अप्रोच करते हैं। सेंट्रल मेटल लीजेंड है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल स्फीयर, सही है। अब सेंट्रल मेटल आयन है, उस मेटल आयन पर मेटल एटम है जो भी है, उसको ये एक्सियल पोजीशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हमारे डी ऑर्बिटल का सेट होता है, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो ये एक्सियल सेट होता है। कौन से सेट होते हैं? एक्सियल सेट होता है और ये नॉन एक्सियल सेट होते हैं। बस कुछ नहीं। स्प्लिटिंग कैसे होनी है? स्प्लिटिंग कैसे होनी है कि जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो लीजेंड एक्सिस से अप्रोच करेगा, एक्सिस से अप्रोच करेगा, तो जो एक्सियल सेट होंगे उनको लीजेंड जो है ज्यादा स्प्लिट करेगा, उस पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा या इनको ज्यादा रिपेल करेगा। जो ज्यादा रिपेल करेगा तो वो जो है हायर एनर्जी लेवल पे हो जाएगा, तो जो उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी वो ये हो जाएगी। ऊपर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा क्या? ये वेरी सेंटर होता है। तो होता है वेरी सेंटर। वेरी सेंटर का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां पर इस वेरी सेंटर पे एनर्जी एक्चुअली में 0 लिख दी है, ठीक है। और 3 ऑर्बिटल हमारे नाम हो जाएंगे नीचे 1 2 3। अब इस वेरी सेंटर से जो है, इस वेरी सेंटर से ये जो यहां से डिस्टेंस है ना, ये 0.6 डेल्टा ओ यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के लिए, और ये वाली जो नीचे वाली डिस्टेंस है कितनी होगी? 0.4 डेल्टा ओ। और ये स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पर जो है ये 2 है ना, कितने 2 ऑर्बिटल है, तो एक की एनर्जी कितनी हुई? 0.3 डेल्टा नॉट और 0.3 डेल्टा नॉट, तो ये 6 ऊपर हो गए डेल्टा नॉट।
ठीक, तो ये हमारी बेरी सेंटर से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है एक तरीके से, जो एनर्जी है या जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो है। अब ये ऑर्बिटल ज्यादा हाई एनर्जी में होगा और ये वाले लो एनर्जी में होगा, which is called splitting of the orbital in octahedral complex। अब इसका क्या करो, इसको क्या बोलते हैं, EG, E2G है, EG, और इसको क्या बोलते हैं, T2G, सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। अब आप इसमें Fe(F6) 3 माइनस का एग्जांपल लीजिए, Fe(F6) 3 माइनस, देखिए पहले देखा है इसको, और एक आप एग्जांपल लीजिए FeCN6 3 माइनस, दोनों में Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, ऊपर वाले +3 है, FeCN6 3 माइनस, हाँ तो ये ठीक +3 है, तो +3 आयरन है, तो दो तो ऐसे निकल जाएंगे और एक इधर से निकल जाएगा, डी में कितने आएंगे, 5। देखिए अगर यहां पर अपन FeF6 3 माइनस एक तरफ बनाए, दोनों का डिफरेंस है एक्चुअली, एक में वीक फील्ड लिगेंड है और एक में FeCN6 3 माइनस, यहाँ पर भी आयरन +3 में और यहाँ पर भी आयरन +3 में, आयरन +3 में तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D 5 4s 0, और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, 3D 5 4s 0। ये Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने की टेंडेंसी रखता है, वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करेगा, समझ में आया कि नहीं? तो कैसे करेंगे, तो आप डी के 5 ऑर्बिटल है, तो यहां पर डी के कितने ऑर्बिटल है भाई, 5 ऑर्बिटल है, 1 2 सब में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये वेरी सेंटर हो गया अपना बीसी, ठीक। अब यहां से स्प्लिटिंग क्या होगी, स्प्लिटिंग ऊपर कौन जाएगा, E2G साइड है ना, तो स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग से यहाँ पर 2 ऑर्बिटल आ गए और यहाँ पर 3 ऑर्बिटल आ गए, 1 2 3। ये 0.6 डेल्टा ऊपर होगा और ये 0.4 डेल्टा, देखिए हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक वैल्यू कैलकुलेट होती है, इसको हमने 0 माना है, तो इससे नीचे की एनर्जी जो होती है माइनस होती है और इससे ऊपर की एनर्जी जो होती है प्लस होती है। तो यहाँ पर CFSC
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। ठीक है, तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है ये क्या होती है, तो देखिए 0.4 डेल्टा नॉट इनटू ये कौन सा सेट है T2G, तो T2G इलेक्ट्रॉन्स, T2G इलेक्ट्रॉन्स माइनस वाली यहाँ माइनस प्लस 0.6 डेल्टा नॉट into EG electrons, into EG electrons। इस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाली जाती है। आप कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो T2G इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं 3, तो माइनस 0.4 into 3 प्लस 0.6 into फॉर्मूला है CFSE का फॉर्मूला है, जो इलेक्ट्रॉन है वो उस तरीके से निकालना है ना, और इसको यहाँ बाहर ले तो डेल्टा नॉट फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये आएगा 0 डेल्टा नॉट। मतलब इसकी जो CFSE एनर्जी है वो कितनी है 0। ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। जिसकी CFSE नेगेटिव आती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे यहीं पे हम इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे वाले एफिशिएंसी, तो यहाँ पर हमारा 5 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, और अगर डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा T2G सॉरी EG सेट ऑफ, और ये हमारा T2G सेट ऑफ। ठीक, याद सब कुछ वैसे ही, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयर अप कर देगा इलेक्ट्रॉन। तो SFL की प्रेजेंस में पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, फिर 4th, 5th और 6th सारे इलेक्ट्रॉन यहीं आएंगे, फिर 7th, 8th, फिर 9th और 10th, ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसलिए CFT जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देती है। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए ये कहती है A1 2 3 4 5, तो आयरन के सारे यहाँ पर T2G में आ जाएंगे, सही है। तो उसकी जो CFSE आएगी, CFSE इसकी जो आएगी माइनस 0.2 डेल्टा O, क्या है सर 520 2 रहेगी, हाँ तो 2 पॉइंट, हाँ तो ठीक 0 2.0 ठीक है। अच्छा, इसको स्प्लिटिंग को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को तो ज्यादा अच्छा स्प्लिटिंग को स्टेबलाइजेशन, क्योंकि ये जितना ज्यादा होगी, ये जितना ज्यादा होगी अपना क्रिस्टल उतना ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव, जितनी ज्यादा नेगेटिव में होगी नीचे की तरफ, तो क्रिस्टल हमारा उतना ज्यादा
स्टेबल होगा, समझ में आया? और पॉजिटिव तो होती ही नहीं है, पॉजिटिव कहाँ होगी? या तो इलेक्ट्रॉन भरेगा तो फिर नीचे से भरेगा ना, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन इसमें और 4 इसमें तो 0 आ जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तो ये पॉजिटिव आ ही नहीं सकती, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आएगी तो नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव तो आएगी नहीं। अब आप D1 से लेके D10 तक के सबके लिए निकालेंगे, निकालोगे क्या या टेबल पर पढ़े? अब आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है ना, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हर एक केस ये डिटरमाइन का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिटरमाइन द CFSE। तो जैसे एक सिस्टम है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE in case of weak field ligand, in case of CFSE, in case of weak field ligand, in case of strong field ligand, और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप ठीक है यही लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा जी, और जी का वो सा बढ़ाओ CFSE in case of strong field। अब आपको क्या करना है, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 ये करना है। CFSE में T2G में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 होगा, बोलो T2G में 1 होगा,
इलेक्ट्रॉन, TEG में 0 होगा। कितनी एनर्जी आएगी? -0.4 डेल्टा। ये आएगी। D2 सिस्टम में T2G में 1 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। TEG में 0 आएगा। D3 में T2G में 3 आएंगे, TEG में 0 आएगा। T2G में 3 आएंगे, TEG में 1 आएगा। D5 अरेंजमेंट में T2G में 3 आएंगे, TEG में 2 आएगा। ये देख लेना, ऐसे बना लें। इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें आएगा पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको मान लो आप कौन सा EG सेट, और इसको मान लो क्या T2G सेट। TEG और T2G जो है इस तरीके से आएगा। तो पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, छठा इसमें, फिर रिवर्स आएगा। इसमें 5 हो गया, T2G में बढ़ेगा 3 से 4 हो जाएगा, TEG 2 हो जाएगा, T2G 5 होगा, TEG 2 रहेंगे, T2G 6 हो जाएगा, TEG 2 रहेगा, T2G 6 रहेगा, TEG 3 हो जाएगा, और T2G 6 रहेगा, और TEG कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ कितने आ रही है भैया? -0.8 डेल्टा। यहाँ पे -1.2 डेल्टा। यहाँ पे 0.6 डेल्टा। देखिए जैसे T2G में इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू होता है, हमारी जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो कम, हायर एनर्जी लेवल ऊपर करने लगता है, वीक फील्ड लेवल। उसमें भी ऐसे होता है, बस उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। -0.6 डेल्टा, -0 डेल्टा, माइनस माइनस में 0 डेल्टा बताएगा सीधे। फिर यहाँ पर -0.4 डेल्टा, सर फिर सीटी है तो 0.8 माइनस 0.8 डेल्टा और फिर -1.2 डेल्टा और फिर 0.6 डेल्टा और फिर 0 डेल्टा -0.6 डेल्टा नॉट, और ये डेल्टा नॉट 0 डेल्टा। अब जब CFA-CSFL में निकालोगे
जब आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एसएफएल में निकालोगे तो देखो यहीं से स्टार्ट होगा 6 तक तो इसी में आएगा T2G 1 TEG 0 T2G 2 TEG 0 T2G 3 TEG 0 T2G 4 TEG 0 T2G 5 TEG 0 नहीं T2G 6 TEG अब बढ़ेगा TEG तो T2G 6 TEG 1 T2G TEG 2 T2G 6 TEG 3 और T2G 6 TEG 4 वैल्यू बताइए -0.4 डेल्टा -0.8 डेल्टा -1.2 डेल्टा -6 डेल्टा -1.2 डेल्टा -2.4 डेल्टा -1.8 डेल्टा -1.2 डेल्टा -1.6 डेल्टा ये CFSE है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है CFT है डिफिकल्ट ऐसा काम कुछ है ना अभी बता रहे हैं कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करने में यूज आती है कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है जैसे K4 एफी एक है FeCN6 4 माइनस और एक है FeCN6 3 माइनस कौन सा स्टेबल 3 माइनस क्यों है नहीं ऐसा नहीं इसकी CMSE ज्यादा आती है ना इसकी CMSE ज्यादा ठीक है ना ये एक्सप्लेनेशन का CFT से निकलता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से निकलता है आपको लगता था बहुत हुआ है ये बाकी ज्योमेट्री एक्सप्रेशन वगैरह पढ़ ली कि नहीं कोई पढ़ो हां तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन क्लास इंटरनेट होगा इसमें या फिर एक दिन शाम को होगा तो छुट्टी हो ना तो नहीं क्या छोड़ देना एक दिन 2 मिनट अरे सालो ड्रॉप कर दो नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल in case of splitting of the orbital in case of tetrahedral geometry स्क्वायर प्लेन आपके सिलेबस में नहीं केवल टेट्राहेड्रल वाली है स्क्वायर प्लेन आपके सिलेबस में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में केवल आईआईटी में कहीं नहीं सिलेबस में स्क्वायर प्लेन वाली सही है 4 में स्क्वायर प्लेन भी होता है 4 में स्प्लिट स्क्वायर प्लेन भी होता है 4 ऑर्बिटल स्क्वायर प्लेन जिसमें डी क्लियर NiCO वो आपके किसी आपके सिलेबस में नहीं तो आप क्या करोगे अब आपको आप उस दिन पूछ रहे थे ना वैसे जब मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा था कि भाई ये स्प्लिटिंग जो है ना क्यों हुई ऑक्टाहेड्रल में T2G सेट बैरी सेंटर के नीचे है और EG सेट बैरी सेंटर के ऊपर आप मेरे से पूछ रहे थे ये क्यों आज आपको खुद पता लग जाएगा ये क्यों अब जो टेट्राहेड्रल होता है वो कैसा होता है टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा होता है ठीक है अब इसमें एक्सिस कहाँ है
अगर मान लो मैं एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनाऊं तो इसमें एक्सिस कहाँ है? अगर ये वाला एक्सिस पे तो एक एक्सिस ये आएगा और एक एक्सिस ये आएगा। एक्सिस पे तो है ही नहीं। ये अगर मान लो एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, सब कुछ इसे मान लो, तो लिगेंड यहाँ से अप्रोच करेगा, लिगेंड यहाँ से अप्रोच करेगा, लिगेंड यहाँ से अप्रोच करेगा और लिगेंड यहाँ से अप्रोच करेगा। तो एक एक्सिस पे आ जाएगा, लेकिन बाकी तीन। तो इस बार कौन सा सेट हायर एनर्जी में जाएगा? T2 जी सेट ऊपर हो जाएगा, E जी सेट नीचे हो जाएगा। आ गई स्प्लिटिंग? In case of tetrahedral ligand, in case of tetrahedral geometry, कॉमा लगा के लिखना, ligand approaches between axes. So non-axial set, the non-axial orbital set for d orbital approaches, feel more repulsion than axial orbitals. As a result, the splitting pattern is just opposite. Splitting pattern is just opposite from the octahedral. Just opposite from the octahedral. तो just opposite of octahedral. अच्छा, इसमें G इस्तेमाल नहीं होता है। वहां पे G इसलिए होता है, वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, COS होती है ऑक्टाहेड्रल में, लेकिन यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर G वर्ड नहीं लगाते, T2 और E बस G से रिलेशन लगा G रेट। सही। तो वहां पर G लगाते हैं, G रेट ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर जब G रेट नहीं होता है तो नहीं लगाते, और बाकी सब स्प्लिटिंग पैटर्न वगैरह जस्ट अपोजिट होता है। तो बना लीजिए, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4। अब ये अगर मान लीजिए स्प्लिट हो रहा है ऐसे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अगर ये स्प्लिट हो रहा है तो इस बार यहाँ पर टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिट हो रहा है, तो यहाँ पर E2 ऑर्बिटल्स आएंगे कि T2 ऑर्बिटल आएंगे? T2 पर है बड़ा वाला। E2 तो होता नहीं, E होगा, EG होता है तो E होगा। तो T2 ऑर्बिटल जो है इस बार यहाँ आएंगे और यहाँ पर 2 हो जाएंगे, तो E ऑर्बिटल ये है, ये अपने dxy dyz हो जाएंगे, dzx हो जाएंगे, और यहाँ पर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dx स्क्वायर। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कुछ इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। बैरी सेंटर अपना ये है, बैरी सेंटर से जो इसकी एनर्जी होगी कितने ऊपर जाएगी? 0.4 डेल्टा टी इंटू 0.4। यहाँ टी क्या बताती है? टेट्राहेड्रल। और ये वाली जो है 0.6 डेल्टा टी नीचे होगी। CFSE क्या होगी? यहाँ पर CFSE की वैल्यू होगी -0.6 इंटू
E electrons plus 0.482 T2 electrons. बोलो सही है। इसमें एक एग्जांपल कर दूं, जैसे NiCl4 है 2 माइनस NiCl4 2 माइनस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, वीक फील्ड लिगेंड है। तो CFT से हमको डेल्टा के आगे का सब कुछ मिलता है। बाकी अपने CFT में एप्लीकेशंस क्या है, और डेल्टा का अपना खुद का मैग्नीट्यूड कई चीजों पे डिपेंड करता है। चलो स्टेबल तो है। क्या स्टेप स्टेबिलिटी और भी चीजों पर डिपेंड करती है। यहाँ से केवल क्या होता है, देखो स्टेबिलिटी जो होती है वो पूरी CFSE पे डिपेंड करती है। यहाँ पर डेल्टा टी भी कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है और उसके आगे वाला मैग्नीट्यूड स्प्लिटिंग पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल जो CFSE है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक आपका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है साथ में, और एक आपका डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू खुद कई चीजों पे डिपेंड करती है, 5-6 फैक्टर है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, अच्छा ये वीक फील्ड है स्ट्रांग फील्ड है, वीक फील्ड तेरा नहीं, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है इसमें, तो उसका जो D8 कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 से निकाल और लिख लेना स्प्लिट नोट लगा लेना, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल in case of square planar, splitting of d orbital in case of square planar geometry is not in syllabus of any competitive exam. ठीक है, नॉट इन आवर सिलेबस। अब इसके बाद आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। स्प्लिटिंग हो गई, CFT पढ़ लिया हमने। अब CFT के एप्लीकेशन देख लो क्या होता है। तो एक्चुअली में CFT का एप्लीकेशन ये है कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी है, कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम है, तो वो CFT से कंपेयर होता है, VBT से नहीं होता। तो CFT क्या होती है, एक तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरह है। CFT आपकी एक तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी की तरह है, नहीं है आपका, है ना? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस कॉम्प्लेक्स की फॉर कॉम्प्लेक्स CFSE crystal field stabilization energy is directly proportional to delta. ठीक, and delta या CFSE is directly proportional to stability of complex. थ्योरेटिकल तरीका है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करने का। ठीक, अब देखिए CFSE था, CFSE में दो पार्ट थे। एक तो था CFSE वो भी नेगेटिव CFSE, नेगेटिव भी आती पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है ना, नेगेटिव आएगी। तो
फॉर अ कॉम्प्लेक्स CFSE की जो वैल्यू है नेगेटिव, ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक होता है इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है इसका डेल्टा। मैग्नीट्यूड अभी अभी निकाल के आए CFT से, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी से। मैग्नीट्यूड अभी अभी हमने निकाला है CFT से, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी से। ठीक है, और